तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जल्दी से कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे कि बाकी लोग भी जुड़ पाएं आप लोगों के साथ। और देखते हैं आज के सवालों के जवाब किस तरह से आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो आगे और लोगों तक बढ़ाओ। सटीक आंसर की आपको देने जा रहा हूं पूरा विश्लेषण के साथ। चलो तो पहला प्रश्न समझते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आखिरकार क्या था जो आपने समझा। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन, यानी ये मैंने पिछली बार बोतल वाला एग्जांपल आया था ना, इस बार उन्होंने त्रिविम विवेचन के बारे में बात की है। यानी इसको इधर देखेंगे तो स्पाइटल थिंकिंग, और मैंने बताया था ना कि स्पाइटल थिंकिंग हमेशा किससे संबंधित होती है, हमेशा आकृतियों से जन्म लेती है। तो चौपड़ आकृतियों की पहचान करना, इट मीन्स बालक चौपड़ आकृति जानते हैं ना, इसको बोलते हैं टेसिलेशन। जैसे आपने आकृति देखी होंगी ये वाली चतुष्फलक, ये वाली आकृति, तो इन आकृतियों में जब बालक ढूंढता है तो चौपड़ आकृतियों की पहचान करना ही सबसे अच्छा स्पाइटल थिंकिंग का एग्जाम्पल यहां पर होने वाला है। ओके ग्रेट, पहला सवाल समझ में आया होगा क्योंकि सिंपल सवाल थे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है आपके लिए। बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ये मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको, संख्या चार्ट संख्याओं को काउंट करने में या फिर किस दो चीजों में अंतर स्थापित करने के लिए आपको बताया गया है। लेकिन भिन्नों की संकल्पना समझा, जियो बोर्ड की बात करते हैं तो आपको पता है ज्यामिति, गिनतारा, स्थानीय मान, जोड़ घटाव। तो ये जो क्वेश्चन एयर छड़ हैं इनको बोलते हैं क्वेश्चन एयर रोड्स। ये जो क्वेश्चन एयर रोड्स हैं इनका यूज किया जाता है बालक में जोड़ने घटाने और जो भिन्न है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उनकी समझ को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन 32 का 1 रहेगा। ओके टिक करते रहिएगा, देखेंगे आपको कितना मिला है उत्तर, ये तो आप ही बताएंगे। एक और सवाल आपके सामने 33वां प्रश्न नीचे लिखा है। क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो नहीं की बात हो रही होगी, तो यहां पर आपके सामने दो दिमाग में आपके बात आई होंगी कि सर कौन सा क्वेश्चन करें। गणित में विचारों की सही संचरण के लिए विशेष शब्द, बिल्कुल है, मैंने बताया था गणित की अपनी एक भाषा है जो रोजमर्रा की भाषा से बनती है, बिल्कुल सही है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क, बिल्कुल तो सबको पता है गणित की प्रकृति तार्किक है तो तर्क तो आएगा ही। इसके साथ साथ गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो श्रेणीबद्ध होते हैं, वो सब हायरार्किकल ऑर्डर में होते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी तो कल्पना शक्ति बढ़ाने की बार बार एनसीएफ करता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 था, क्योंकि ये सही नहीं है। ग्रेट, अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। एक और सवाल देखते हैं आपके सामने, ये रहा एक और सवाल आपके सामने ये रहा, और देखते हैं आपका जवाब क्या है नए सवाल के लिए। ओके हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन, और चलते हैं डाउन करते हैं और देखते हैं 34वां प्रश्न आपके सामने। शुद्ध आकार को पहचानिए। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। एकदम सही लिखा है, क्योंकि जैसे जैसे आकृति बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सरकमफ्रेंसेस बढ़ेगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत लिखे हैं कि यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान है, बिल्कुल गलत। यदि दो आकृतियों के परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये किसने कहा। अगर दो आकृतियों का फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा 1 और 8, तो 8 एकम 8 इसका क्षेत्रफल हो गया, और लेकिन इसकी परिमाप देखेंगे तो परिमाप तो उसका ज्यादा होगा, 18 होगा, तो ये दोनों बात गलत है। और परिमाप और क्षेत्रफल के मात्रक समान नहीं होते। क्षेत्रफल का वर्ग में आता है वर्ग सेंटीमीटर, जबकि इसका सिर्फ सेंटीमीटर में आता है। तो ये तीनों बातें गलत थी, पहला ऑप्शन एकदम सही था। पूरी एनालिसिस के साथ बता रहा हूं, डोंट वरी। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हो। देखो क्रम सूचक का मतलब होता है जब आप करते हैं किसी ऑर्डिनल नंबर में, यानी पहला दूसरा तीसरा क्रम ये होता था। अच्छा लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, मेरा चौथा बच्चा है, तो इस डब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह, तो यहां पर क्वांटिटी बताई गई है, ये आपका क्रम सूचक नहीं है, इस ऑर्डर में नहीं है। इस इमारत में तीसरी है, देखो ना ऑर्डर आएगा थर्ड, तो थर्ड को तो बोलेंगे थर्ड, तीसरा क्रम हुआ ना, तीसरा क्रम है। इस घर में 3 कमरे क्वांटिटी है और प्रत्येक समूह की क्वांटिटी दी है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। एकदम करेक्ट कर लीजिएगा, सही आंसर आपके सामने लिख दिया गया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, तेजी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि पेडागोगी बहुत ही ईजी आई है, मजा आ गया सवाल देख करके। मतलब जो पढ़ाया, जो भी हमने अपने चैनल पर पढ़ाया, जो भी हमने अपने प्लस पर पढ़ाया, सब कुछ आपको यहां पर मिला है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल पेडागोगी का। क्वेश्चन था ये रहा कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानो।
बच्चों के समक्ष सभी प्रकार की त्रिभुज की आकृतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। देखो, अगर आप सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां, जब आप त्रिभुज का परिचय देंगे, अगर उसके सामने अन्य आकृतियों को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, लेकिन परिभाषा देने से पहले बच्चे को त्रिभुज के बारे में मूर्त रूप से समझाना जरूरी पड़ता है ना। भ्रांति से बचने के लिए, नहीं, समबाहु त्रिभुज गलत है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अन्य आकृति से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप पहले उसको ट्रायंगल पेश करो कि ये त्रिभुज ऐसा, ये त्रिभुज ऐसा, उसके बाद डेफिनेशन दो कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल कहा गया क्योंकि इसके 3 भुजाएं होती हैं, तब उसके परिभाषाएं दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन 4 क्लियर है। एक और सवाल, बढ़िया से बच्चे कहाँ, जल्दी से बुलाओ भाई, सबको बुलाओ, तेजी से बढ़ाओ। सवाल आप ही के हैं, सवाल आप ही के लिए कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो होना चाहिए। गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानो। अब देखो भैया, शुद्ध कथन कौन सा होगा, इसको भी देख लेते हैं। सवाल है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानो। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल क्यों भैया, मतलब अपर क्लासेस में ही दोगे, नीचे में नहीं दोगे, गलत लिखा है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाल, देखिए बीजगणितीय विचारों की नींव डाल सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक आप बीजगणित को पढ़ते हैं, जहां पर x और y को पढ़ते हैं, तो ये कक्षा 6 से हम स्टार्ट करते हैं, प्राथमिक स्तर पर हम इसको नहीं कर सकते। भिन्नों की संकल्पना का बच्चे उच्च, क्यों फ्रैक्शन बच्चा सिर्फ 6 से 8 तक ही पढ़ेगा क्या। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक बिल्कुल देना चाहिए कि ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 में अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रहता है। देखो दोस्तों, इन सवालों को करते हुए पूरी सतर्कता बरती गई है। कभी आप सोचे कि सर जी बाकी आयोग पर देखेंगे आयोग क्या कहता है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ सवाल हमने सतर्कता के साथ ही आपको बताए हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं सवाल। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। देखो, मैंने आपको सवाल को करने की ट्रिक बताई थी, कैसे करेंगे। आपको बोला 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, हाँ जी, ऐसे कर 20 दिया है ना यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताओ, जो 20 है, तो मैंने बताया अगर इसका मैं औसत निकालूं तो 20/5 हो गया, 4 औसत है, यानी इसकी संख्याएं जो है वो 4 हैं। तो 4 बिल्कुल मिड में होगी। 4 के आगे लिख दो 2 संख्याएं, 4 से पहले 2 संख्याएं लिख दो। अब टोटल संख्या ये होगी 1 2 3 4 5। आप XYZ मान के मत करना, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ ये मैंने समझाया नहीं है क्वेश्चन। तो 1 2 4 5 6, उसने बोला पहली 3 संख्याओं को टोटल बता दो, तो 4 2 6 और एक 7। उसने बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर देखें भाई, उसने बोला 20 आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं। 38वां प्रश्न आपके सामने है और उत्तर भी आपके सामने मिलना चाहिए। 2 माफ करिएगा, इसको रब कर लेते हैं। तो उसने बोला 4 है, तो 4 के आगे 2 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। चार के कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, देखिएगा भाई। 4 यहां पर लिखा है, 5 और 6, इससे पहले 3 और 2, तो मिड में बीच में आ गया 4, जो उसका एवरेज निकाला मैंने। अब देखो, पहली 3 संख्याओं को टोटल पूछा था, तो 4 3 7 और 2 9 होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज 9। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, थोड़ा रुक गया था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है, आपके सामने क्या गुल खिलाता है। और ये तो सवाल आपके सामने ही आता है। तो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिएगा, शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने 39 क्वेश्चन। इसमें था एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का। देखो, ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी आप भाज्य की बात करते हैं तो वो क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल और प्लस शेष, यही तो होता है। अब देखो, उसने बोला है इसमें शेषफल आपको दिया है 5 है, तो शेष आपको दिया है ऑलरेडी 5 है। उसने कहा जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। भागफल तो पता नहीं है ना, भाजक पता है, भागफल नहीं पता। तो भागफल अगर मैं आपसे बात करूं, उसने बोला है जो भागफल है, जो भाजक है वो कितना है, 5 गुना है भागफल का। तो अगर मैं भागफल की बात करूं तो भागफल क्या हो जाएगा, भाजक बटे 5 उसने दिया हुआ ऑलरेडी। और ये भाजक कितना है, 5 गुना है भाई। उसने बोला ना भागफल का 5 गुना है, तो अगर हम भागफल के 5 गुने की बात करते तो भाजक बटा 5। तो भाजक क्या हुआ, आपने अभी निकाला था कि भाजक तो शेष का 2 गुना है, तो 2 इंटू 2 गुना शेष, यानी शेष 5 था, 10 ये आ गया। तो भाजक भागफल कितना हुआ, आपने 10 में 5 का भाग कर दिया 2। अब सारी संख्या आपको पता लग गई। आपसे पूछा संख्या क्या, भाजक आपको पता है कितना है, आपको पता लगा भाजक तो 10 आया है, भागफल आपको 2 मिला है, प्लस शेष कितना है 5 है, सबको जोड़ दो। तो 10 दूनी 20 प्लस 5 बराबर 25। तो 25 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। एक और सवाल, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नया सवाल
क्या है। लाइक शेयर करते रहेगा वीडियो को, कोशिश की जा रही है कि आपको सही सवाल सही समझ से दिए जाए। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे तरीके जिनसे सवालों को आप कर सकते हैं, मैं यही कर देता हूं जल्दी के साथ। तो यहां पर हम देखते हैं, उसने बोला निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न, यहां पर बहुत गलती आप लोगों ने की होंगी। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 0.83, इसका वैल्यू करता हूं तो 4.75, इसकी बात करता हूं तो 0.5, इसकी बात करता हूं तो 3 से 3 छंग 18.66, इसकी बात करता हूं तो 0.6। उसने कहा सबसे बड़ी भिन्न तो पता लग गई, ये है 0.83, 5/6। उसने बोला सबसे दूसरी बड़ी भिन्न कौन सी है, और दूसरी बड़ी भिन्न, तो दूसरी बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है 1/2 और दूसरी भिन्न है बड़ी 3/5। तो ये 3/5 लिखना, गलती से आपने ये तो नहीं कर दिया 3/4, तो इसका ऑप्शन होगा 3/5 और 5/6, यानी ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब होगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही चीजें, वेरी गुड। ऐसे ही बढ़ना है सवालों पर, तो तेजी से इसलिए करा रहा हूं कि सवाल तेजी से समझेंगे आप, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक वर्गाकार तार के रूप में, ये आपके सामने दी गई है, एक वर्गाकार तार है। उसने कहा कि 144 मीटर का है। अगर ये वर्ग 144 मीटर का है दोस्तों, तो इसका एक भुजा कितना होगा, a² बराबर 144, यानी एक भुजा 12, तो a बराबर 12, इसका वर्गमूल निकाल दिया तो 12, तो इसका एरिया पेरीमीटर कितना हो गया 4a, यानी 12 चौक 48, तो 48 इसका परिमाप हो गया। उसने बोला इससे एक आयत बनाया जाता है, चलो जी बना दो आयत, और उसने कहा जिसकी लंबाई इतनी है। जब आपने आयत बनाया तो आयत का परिमाप तो ये होता है 2 × l + b, वो बराबर 48 है, क्योंकि इसके इसी से तो बना है, और l का वैल्यू आपको 16 दिया है, तो l 16 + b बराबर 48/2, यानी b बराबर 24 - का 16 बराबर 8, तो इट विल बी 8, और 8 इसकी लंबाई चौड़ाई और 16 इसकी लंबाई, क्षेत्रफल निकालें तो 16 × 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर क्वेरी। एक एक क्वेश्चन को सही कराने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। सही जवाब आपको मिल गया है, दैट इज 128 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये वाला, आप इसको करना भूल गई। मैंने बहुत तरीके से समझाया था कि भाई 1 × 1 के 48 छोटे वर्ग हैं, तो उनको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत गलती रही होंगी इस क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन बड़ा आसान था। कैसे था क्वेश्चन ये आपको पता है ना, मैंने बहुत आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताया था। और क्या बताया था कि इसका मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों, ये 48 यानी 1 × 1 के वर्ग हैं, आपके पास 48 टुकड़े हैं, 48 को आपको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं जिससे कि उसका परिमाणिक क्षेत्रफल 48 रहे, गुणा होने पर 48 आए। तो आपको बहुत सिंपल से 48 के फैक्टर ही तो करने थे, तो मैंने देखे सभी फैक्टर, 1 × 48, 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12 और 6 × 8, ये क्रम हो सकता है, सबसे 48 आएगा। तो कितने अरेंजमेंट हुए, 1 2 3 4 और 5, 5 अरेंजमेंट आपको मिल गए, तो राइट ऑप्शन इज 4, 5 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैं दे रहा हूं, तैयार हो जाओ। ये रहा 43 क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं चाहूंगा 43 क्वेश्चन को आपको दें। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। उसने कहा एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। अब दोनों सिरों से 19 वहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, दोनों से 19 × 2 - 1, सिंपल सवाल। दोनों सिरों की बात हो रही थी ना, 19 × 2 - 1, या सिंपल आप काउंट करके भी कर सकते हैं, तो 37 बच्चे होंगे, क्योंकि 18 36 और बीच में आया 19वां नंबर, इधर से करोगे तो 37 इसका सही जवाब है। जिसने भी पेपर किया उसने सही आंसर लगाया, ऑप्शन नंबर 3। ग्रेट। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए। ये रहा आपके सामने, तो देखते हैं सवाल कहाँ है। ओके, देखिए सवाल भी बड़ा अच्छा था, इस सवाल आपको बहुत बार कराए गए हैं, समझो। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कब पहुंची, 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी वो 8:15 पर पहुंची, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंच गई, तो उसका सहकर्मी कब पहुंचा होगा भाई, 30 मिनट जोड़ दो इसमें, तो उसका सहकर्मी कब पहुंचा, 8:45 पर, वो 30 मिनट पहले पहुंची। तो वो जो पहुंची अस्मिता, वो पहुंची 8:15 पर, उसका साथी 8:45 पर आया। जो व्यक्ति 8:45 पर आया वो मीटिंग यानी गोष्ठी में 40 मिनट देरी से पहुंचा, तो भाई 40 मिनट पहले मीटिंग शुरू हो गई थी, तो 40 मिनट आपने यहां से निकाल दिए, तो यानी मीटिंग कब शुरू हुई होगी, 8:05 पर। इज इट क्लियर?
समझ में आ रहा है ना? 8:05 पर मीटिंग शुरू हुई, यही इसका सही जवाब है। एक और बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका नया जवाब क्या होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपके समक्ष। एक और क्वेश्चन यहाँ पर था। अच्छा, तो मैंने कर दिया आपका, आप इसको भी कर दिया। ओके, डाउन करो भैया, कहाँ चलना। ओके, देखो ये सवाल हर बार एक ऐसा सवाल आता है। पेपर जितना आसान आपको पढ़ाया गया है, एक एक चीज आपको मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने पढ़ाया और वो ना आया हो, एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, मैं यही कर देता हूं। उसने कहा है कि क्रेयॉन पैकेट की बात यहां पर हो रही थी, कोई बात नहीं, 45वां क्वेश्चन था और यहां पर सवाल भी आपको मिला गया था। तो आपसे कहा था कि क्रेयॉन, देखो उसने क्या खरीदा, एक पैकेट क्रेयॉन, यानी मैं यहां लिख देता हूं 15 रुपए 50 पैसे का, तो उसने ये खरीदा। पेंसिलों को एक पैकेट की, उसने बोला है 2 पैकेट पेंसिल 14 रुपए का एक, तक 14 दूनी 28 रुपए के 2 पैकेट हो गए। उसने बोला स्केच पेन का एक स्केच पेन का पैकेट 22 रुपए 50 पैसे का। उसने कहा एक कैंची 17 रुपए की थी। चमकीले कागज की 5 सीट, एक चमकीले कागज की सीट की कीमत 2.5 रुपए थी, तो 2.5 में अगर मैं 5 की गुणा कर दूं तो 12.5 रुपए की ये हो गई। और उसने कहा एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा, सबको जोड़ दो 100 रुपए 5 पैसे। इतना ही आना चाहिए ना? समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब 100 रुपए 5 पैसे कहाँ, वो मैं मुझे देखना पड़ेगा इसमें है कि नहीं है। मेरे तो 100 रुपए 5 पैसे ही आ रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं 100 रुपए 5 पैसे। ओके, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आसान सवाल था ना, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका नया सवाल, 46वां प्रश्न। ये सवाल मैं हर बार कितनी बार कराया है। 100 के आधे से अधिक एक संख्या, कोई छोड़ो, यह 6 ढाई और 8 इकाई 60 और 80 के बीच में है, कोई बात नहीं, इसके अंकों का योग 9 है। अब मैं ऑप्शन से करता हूं, देखो 8 9 7 2 9 6 3 9 सारे 9 है, लेकिन इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। बस देख लो, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, 3 है, 3 दूनी 6, आंसर। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पेपर बड़ा सिंपल था। तो 63 आपका उत्तर एकदम सही जवाब, कोई भी गलत नहीं। इतना आसान सवाल आपको मिला, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका एक और जवाब। 47वां प्रश्न आपके पास। ओहो, देखो ये सवाल पिछली बार भी आया था और मैंने पढ़ाया भी था, ये अभी मैंने परसों पढ़ाया था। ये सवाल कैसे करना था ये मैंने समझाया भी था आपको। तो चलो देख लेते हैं कैसे समझते हैं सवाल को। तो सवाल नंबर 47। ओके, ये रहा, देखो समझने की कोशिश करना। इस सवाल में कुछ नहीं करना था। अगर आप इस सवाल को ऐसे करो, बैक से चलो, स्टार्टिंग से तो घूम पर जाओगे, बैक से चलो। उसने बोला यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो देखो इकाई का अंक सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है, तो यानी इकाई का अंक 9 होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बात खत्म, सॉरी। 9 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी 2 ऑप्शन कट के 2 बचे। आगे भी चलते हैं, इससे पहले स्टेप पर इसमें लिखा 10वें स्थान पर इकाई का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसका वर्ग 4 होता है, दहाई का अंक 4 होना चाहिए। लो जी सवाल का उत्तर। ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, बस स्मार्ट वे में पढ़ना था, स्मार्ट थिंकिंग से इस क्वेश्चन को करना था, तो आपका आंसर मिल गया। अब आगे आप कर लेना, आपको मैंने आंसर बता दिया कैसे निकलना। 49 सिर्फ एक में ही है, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? एक और बढ़ते हैं सवाल, कितने खूबसूरत सवाल हैं, आप यूं ही करते जा रहे हैं। मुझे पता है आपके 30 में से 30 आएंगे मैथमेटिक्स में, अब गलती मत करना। चलो एक रेलगाड़ी वाला भी आया है, देखो रेलगाड़ी का बहुत सवाल पढ़ाए थे। 30 मई को चली ट्रेन, कब? 23:40 को। समझते रहना भाई सवाल को, 23:40 को। मई 31 की होती है, तो 30 मई रात को जो 24 बजे होंगे, फिर 31 मई को 24 बजे होंगे, और फिर 1 जून को वो सुबह 5:15 पर पहुंची होगी। यही तो है, यहां से यहां तक देखा तो 20 मिनट तो ये हो गए, 24 घंटे ये हो गए, और 5:15 मिनट ये हो गए। सबको जोड़ दूं तो भाई 24 घंटे प्लस 5 घंटे 15 मिनट प्लस 20 मिनट, तो कितना? 24 और 5 29 घंटे 35 मिनट। तो 29 घंटे 35 मिनट इसका सही जवाब होना चाहिए। और ये रहा भाई ऑप्शन। सारे सवाल एकदम एक्यूरेट हुए होंगे आप लोगों के, इतना आसान सवाल आपको मिल रहा है, मजा आ रहा है करने में। चलो एक और सवाल देखते हैं, और देखते हैं एक और सवाल क्या है। ये रहा आपके सामने एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए ये सवाल भी देख लेते हैं। उसने कहा है कि 16 लीटर की धारिता वाली एक बाल्टी है, पानी से भरी हुई बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तन में स्थानांतरित, यानी 16 लीटर वाले
को 50 मग दोबारा निकाला गया, पूरा 16 लीटर पानी निकल गया। तो भाई 16 लीटर के अगर मैं ml बनाऊं तो 1000 का मल्टीप्लाई करना बनता है। 16,000 मिलीलीटर पानी है और 50 मग बाहर निकालते हैं, तो 50 का डिवाइड कर दें, 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 5 दिया 15, 1 5 2 10, 320 मिलीलीटर का एक मग होना चाहिए। लो जी, पहला ये ऑप्शन। कितने हलवा प्रश्न आए हैं, मैंने बहुत हाई लेवल का भी पढ़ाया था आपको, और आपको तो हलवा खाने को मिल गया। क्या बात है, मजे आ रहे हैं आज तो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, प्रश्न नंबर 50। अब देखो इसकी बात करते हैं। उसने सवाल किया, उसने कहा बड़ा था, आसान था, 8008, 8088 और 88,008 के योग में से क्या घटाना होगा, या सबको जोड़ दो। 8008, 8088, 8808 सबको जोड़े तो 8 8 24 दिया, तो ये हो गया 40,942, 24,904। इसमें से क्या पाना है इसको पाने के लिए, तो इसको घटा दो, 17,863 कितना मिला, 1401। ठीक है, 7041, दैट इज द राइट ऑप्शन। कितना आसान सवाल, जोड़ने घटाने का सवाल, और क्या चाहिए पेपर में। अगर इस बार पास नहीं हुए तो गड़बड़ है भाई। बहुत ही आसान पेपर था और बहुत ही, जिसको कहते हैं लो लेवल, मैं इसको लो लेवल ही कहूंगा, जैसे मैंने पढ़ा उसके हिसाब से लो लेवल था। चलो सवाल समझते हैं। निम्नलिखित तालिका को मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंकों को दर्शाता है। उसने कहा मारिया, पहला ऑप्शन दिया, तालिका पर निम्न में से सही कथन को पहचानो। उसने कहा मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है, जोड़ दो इसको सबको, 390, उसको भी जोड़ लो 390, दोनों 390 390 आ गए। देख लो, चाहे जोड़ कर देखना, 390 390, तो पहला ही ऑप्शन सही है। भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज के प्रत्येक विषय से अधिक अंक प्राप्त किए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मारिया ने तो भाई गणित में भी ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, है ना, 90 अंक यहाँ भी प्राप्त किए हैं, ज्यादा तो 82 से 90 होते, 73 हिंदी में भी प्राप्त किए हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए सही है। अभी टाइम इतना नहीं है, इसलिए अभी आपको इतना ही समझा रहा हूँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 51 क्यों सही है, क्योंकि सही उत्तर जानना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी सांसें अटकी हैं और सब सोच रहे हैं सवाल कैसे हो। चलो देखते हैं। एक टैक्सी मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा, भाई 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए वो 50 रुपए का भाड़ा लेता है, तो 50 पहले, उसके बाद जितना भी चलेगा हर किलोमीटर के लिए 16 रुपए चार्ज करेगा। उसने कहा मंजू ने रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 रुपए दिए, कोई बात नहीं है, तो उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, भाई 258 में 50 रुपए तो फिक्स है ना, 2 किलोमीटर के, तो 50 रुपए तो फिक्स है ना, तो 50 निकाल दिए। 2 किलोमीटर के लिए कितने बचे, 208। अब 208 का किराया पर किलोमीटर का 16 रुपया था, तो 16 से डिवाइड कर दे, 16 एकम 16, और कितने बचे, 16 × 48, 13 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये दोनों को जोड़ो तो 15 किलोमीटर की यात्रा तय की। राइट ऑप्शन 4। समझ में आ गया। कितने खूबसूरती से आप लोगों ने सवाल किए होंगे, मैं जान सकता हूं और मैं मान सकता हूं कि यस। 48 का 3 या 4, 48 का 1 मिनट रुकेंगे, 48 का 3 या 4 अभी बताएंगे। ओके भाई, तो मुझे 48 का ऑप्शन नंबर 3 4 पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा 48 का 4 ऑप्शन सही है, इट्स 4। ठीक है, किसी ने पूछा 48 का, तो 4। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल देखते हैं। जो प्रॉब्लम हो तो मुझे बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सभी ऑप्शंस को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। एक सवाल यहां पर आता है, देखो अब समझो, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है, बड़ा प्रश्न है, आ नहीं रहा है। देखो, उसने कहा है एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप क्षेत्रफल होगा, सिंपल एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर परिमाप दिया, तो उसका आयत क्षेत्रफल क्या है, क्लोज एंडेड है, क्लोज। समुच्चय जो 4 माध्यक है, 4 माध्यक सिर्फ एक का आएगा जिसमें सिर्फ 4 संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा यही जब 4 मिलेगा। एक ही तरीका है समुच्चय ज्ञात करने का कि आप जब किसी भी चीज का माध्य की बात करते हैं, मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन ऑलवेज भी 4, सिर्फ इस कंडीशन में हो सकता है। आप देखो, जिसका माध्य 4 है, तो आप क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, इनका भी माध्य 4 होगा। आप 3 4 5 का भी निकाल सकते हैं। आप नंबर्स को इसके ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, फिक्स्ड आंसर है, 3 से ज्यादा इसके आंसर नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, 3 से ज्यादा इसके उत्तर नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये भी क्लोज एंडेड में मैं इसको मानता हूं। 0 से 8 मध्य आने वाली सभी संख्याओं की सूची बनाओ, फिक्स है, जितनी अभाज्य संख्या 0 और 8 के बीच में आती है वो क्या है, 2 3
5 और 7 4 संख्याएं थी फिक्स, ये भी क्लोज एंडेड है। आयत के बारे में आपको जो भी जानकारी बताओ, बच्चा कुछ भी बता सकता है, वो बोलेगा जी आयत की चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक कोण बराबर होते हैं, 2 समान चतुर्भुज 3। तो आयत को वो किसी भी तरीके से परिकलित कर सकता है। तो यहाँ पर हर बच्चे का उत्तर अलग अलग हो सकता है, जबकि बाकी प्रश्नों में जो उत्तर है तो वो हमेशा माध्यक 4 देगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ इस तरह से। चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं बिना ऑप्शन के। मैंने सिर्फ अभी किया, ऑप्शन के बिना तो कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन थे, वो ऊपर चला गया, ऊपर चलो। ऑप्शन थे ये, ए बंद सिरे वाला है, बी सी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। कैसे पॉसिबल? अभी मैंने बताया था भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए बी बंद सिरे के हैं, ए सी बंद सिरे के हैं, बी और डी मुक्त तत्व वाले। तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ए सी, अब दोबारा दिखा रहा हूं ऊपर चलना थोड़ा सा भैया, क्योंकि ये जरूरी है, तभी समझ में आएंगी चीजें। क्योंकि ए सी क्यों मैंने बोला? क्योंकि आपने यहां पर देखा ए, ये ओपन क्लोज एंडेड है, बंद अंत हो गया, ये ओपन है, क्योंकि इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। ये क्या है? ये क्लोज एंडेड है भाई, ये तो क्लोज हो गया ना, और ये ओपन एंडेड है। तो यहां पर ए और सी तो क्लोज हो गए, बी और डी ओपन हो गए, और यही राइट ऑप्शन था। एक इसका आप कर सकते हैं आंसर। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया? आगे बढ़े, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहां पर एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर था आपके समक्ष नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 प्रश्न का देखते हैं, और यहां पर आपको जवाब देते हैं 54 का। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? वांछनीय डिजायरेबल है। तो आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निर्धारित अनुकरण करने के अलावा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, ये जरूरी भी है। भ्रांति को रोकने मुक्त नहीं, ये तो प्रश्नों से बचना चाहिए। बिल्कुल संकल्पना की अंतर्दही समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सबसे ज्यादा वांछनीय यही है कि बालक जब भी करे संकल्पना को समझ के करे, और स्टेप्स बाद में लिखे, तो पहले संकल्पना समझे। तो वांछनीय ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। अगर वो एसेंशियल पूछता तो भी यही होगा। तो यहाँ पर एसेंशियल और वांछनीय में थोड़ा सा इशू हो सकता है इन दोनों प्रश्नों में, लेकिन मैं अपने और से इसको 3 ऑप्शन आपको दूंगा, ठीक है ना। एक और सवाल पढ़ते हैं आगे और देखते हैं नया सवाल क्या कहता है। 54 के बाद 55 सवाल जल्दी कर दिया हमने खत्म। तो देखो यहां पर एक सवाल और मिला था रोहित वाला। रोहित जी हैं, उन्होंने क्या कहा? 55 है, रोहित ने अनुभव किया कि एक समचतुर्भुज, अब देखो प्रॉपर्टी गिनी उसने, एक वर्ग की 4 भुजाएं होती, बिल्कुल सही बात है। वर्ग की 4 भुजाएं होती, 4 कोण होते, 90 डिग्री के होते, दैट इज विश्लेषण, नो इशू। लेकिन उसने क्या बोला? उसने सारी प्रॉपर्टी समझा दी कि एक वर्ग समचतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी उसको पता है, एक आयत होता है, उसे आयत की प्रॉपर्टी भी पता है, यानी उसे सारी प्रॉपर्टी पता है। तो कहां पर पहुंच गया? निगमन, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिडक्शन। कौन सा? इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल नंबर 3। सर अभी आपने एबीसी टैंक को क्लोज नहीं, मैंने तो ओपन कहा था। अनन्या मैंने कहा तो ओपन है, क्योंकि उसमें आप ऐसे भी ले सकते, 3 तरीके हैं उसके, ठीक है, उसके 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं ना करने के, दैट्स वाई 3 तरीके हैं, इसलिए। तो अब दो जॉब एक पर प्रॉब्लम हो गई। चलो मैं लास्ट में क्लियर करूंगा, पहले सारे कर दूं, फिर आपके जो भी डाउट होंगे मुझे बताइएगा, ओके। तो पहले मैं सवाल कर दूं, फिर मुझे अपने डाउट बताना कौन से क्वेश्चन में, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। सवाल एक और ये रहा, गणित के शिक्षण पर अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है? नहीं, इनमें से कौन सा वो है जिसका सबसे कम प्रभाव गणित पर प्रश्नों पर पड़ता है? यानी छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। भाई बच्चों को जब तक आप गलत करेंगे तो उसको तो आपको हल देना पड़ेगा, तो सही बात है, इसका तो अधिकतम हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि जब तक बच्चे को नहीं बताएंगे तो यू विल लॉस योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। प्रतिपुष्टि, बिल्कुल सही बात है, आप जब भी फीडबैक देंगे बच्चों को तो क्वालिटी का फीडबैक देंगे, यस, कि भाई आपके सवाल ऐसे हो रहे हैं, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। अब देखो, अगर अपने बालक की कॉपी चेक की और बालक प्रॉब्लम कर रहा है, वो उस विधि से नहीं सीख पा रहा, तो आप क्या करेंगे? आपको अपना तरीका बदलना, नई शिक्षा विधि लाने की जरूरत है, ये भी मैक्सिमम है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये सबसे कम प्रभाव है कि आप बालक के क्योंकि आप अधिगम की बात कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये शिक्षण का काम नहीं है, ये डायग्नोस्टिक टीचिंग का काम है, क्योंकि डायग्नोस में हम सब जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होना चाहिए। इज इट ओके?
ओके, हाँ एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। अभी मैं सारे क्वेश्चन करके आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा, डोंट वरी। फिर जो आप बोलेंगे मैं वही आपके सामने रख दूंगा, डोंट वरी। तो देखते हैं आपके सवाल। 56वां सवाल हो गया, हाँ ओके। 57, प्रश्न नंबर 57, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, गणित ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता महत्वपूर्ण, भाई सत्य है तो बिल्कुल, इसको कैसे कह सकते हैं, तो सही है भाई, तर्क तो होता ही है। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिक्स ऑलवेज बी रिलेटेड विद सोशल प्रोसेस, ये सही है, क्योंकि यहां पर गणित जो है वो समाज के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गणित की रचना में संस्कृति और सभी संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अब बताओ मुझे कि गणित के में कोई भी संस्कृति और संदर्भों की भूमिका नहीं है, एक तो ये मुझे गलत लग रहा है। दूसरा देखते हैं आपका सवाल क्या होता है, एक और ऑप्शन है, पहले दोनों प्रश्न देखते हैं। हाँ, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों गणित ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। देखो, यानी ऑब्जर्वेशन से और सामान्यीकरण से, मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न। तो क्या आप प्राथमिक कक्षाओं में गणित का सृजन सामान्यीकरण और अवलोकन से कर सकते हैं? ये गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ सामान्यीकरण और नमूनों के यानी अवलोकन करने से प्राथमिक बालक के गणित के ज्ञान का सर्जन नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और गणित में कहा कि गणित के ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की, क्योंकि गणित की चीज तो बिना संदर्भ के पढ़ाई नहीं जाती। तो राइट ऑप्शन इसका भी 4 होगा मेरे ऑर्डर, ठीक है ना? हाँ, डी होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि भाई ज्ञान, संस्कृति और गणित, भाई हमारे हॉकबेन साहब ने कहा है कि गणित संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है, तो उनकी परिभाषा को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? परिभाषा भी तो याद होनी चाहिए ना कि गणित संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है, तो ये स्टेटमेंट संस्कृति से जोड़ता है ना हमें। दैट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू हॉकबेन। मैं इसका जवाब ये चूज करूंगा। एक और बढ़ते हैं, और बाकी फाइनल जवाब तो आपको वही देगी ना आयोग, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि भाई ये सवाल हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। किन्हीं दो, बहुत बार पढ़ा है मैंने ये सवाल, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है नहीं, 5 + 3 = 8 बराबर 3 + 5। तो जब भी आप जोड़ेंगे और पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, हमेशा वो बंद अंत वाला होता है। तो सबसे अच्छा कौन सा है, यहां पर देखते हैं, दैट इज संवरक गुण, क्रम विनिमय गुण, सहचार गुण या वितरण नियम। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको कई बार बताया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो चीजों को जोड़ने पर जिस प्रकृति की वो चीजें, वही प्रकृति आप वापस ले लेते हैं, तो उसको संवरक गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ूं, आप समझ, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, कई बार पढ़ाया था मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, और देखते हैं आपका नया सवाल क्या है और जवाब क्या होगा। और बाकी चीजें सबको मैं प्लस पर पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अभी प्लस पर जो क्लास लूंगा वहां पर इस सभी चीजों को डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए जिनकी कोई क्वेरी है वो मुझे वहां पर पूछ लीजिएगा, अनन्य जिनकी क्वेरी मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिखाओ। प्रौद्योगिकी प्रस्थान के लिए नहीं, आप उसको टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ाएं ना, ये तो सबको पता है, इसको तो हलवा बटाता। गणित के जीवन को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना एकदम सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है। एक और सवाल, अंतिम प्रश्न, 60वां प्रश्न। इस सवाल में थोड़ा सा आप समझिएगा, ये भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। चलो देखते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा, क्वेश्चन है इस तरह से, प्राथमिक संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संख्या पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संख्याओं की अंतर्दशी समझ को, बिल्कुल सही बात है, आप जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप करोगे, सही है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। संख्याओं को लिखना और अनुक्रम में क्रम से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में क्यों लिख, ये गलत है कि दो दो जोड़ो, पहले उसको लिख के शब्दों को में लिखा, गलत। संख्याओं की अनुक्रम असंगति को कैसे प्रभावित करोगे, ये दो गलत है, ये दो सही है। तो ए और बी इसका सही जवाब है। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये मैंने सारे प्रश्न रखे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क योर क्वेरी और मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सब कुछ आपको बता दिया है। और मुलाकात होगी कब, जानते हैं ना? अब फिर से प्लस क्लास में आपकी मुलाकात होगी, कोर्स के बारे में बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी जल्दी से। तो मुलाकात करता हूं मैं आपसे कब, अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो